हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और मैं आपको बता दूं कि आपको संविधान पढ़ा रहा हूं। और जो मैं ये संविधान आपको पढ़ा रहा हूं, ये लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, किस बुक से? लक्ष्मीकांत की बुक से। और आपको पूरा डिटेल में संविधान पढ़ाऊंगा। अगर आप संविधान एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी संविधान का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और आपको संविधान के बारे में गहन जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका एक मजबूत विषय हो जाएगा संविधान। तो चलो आज हम तीसरा पार्ट पढ़ते हैं और संविधान की प्रमुख विशेषता। ठीक है, और यह पार्ट आपको बता दूं, ये पार्ट बहुत बड़ा है, इस वजह से इसको दो टॉपिक में लेके आऊँगा। आज पहला पढ़ूंगा और आज ही दूसरा ही पढ़ूंगा, इसके बाद दूसरा पढ़ूंगा, मतलब इसे दो पार्ट में लाऊंगा। ठीक है, तो बड़ा होने के कारण तो इसमें यह है कि संविधान की क्या विशेषता है हमको जानना है, और दूसरा ये है कि इसके माध्यम से हम अभी थोड़ा सा संक्षेप में विशेषता सब सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम समझेंगे संविधान है क्या, उसके बाद हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ से चालू करते हैं प्रस्तावना से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ एक सेकेंड, अब यहाँ कह रहा है संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मिनी संविधान। जो संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, इस 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। और यह 1976 में हुआ था। आपको पता है 1976 में जब यह संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय 1975 वाला आपातकाल चल रहा था, और 1975 वाला आपातकाल इंदिरा गांधी लगाई। तो उस समय सरकार इंदिरा गांधी की थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और फखरुद्दीन अली अहमद ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ ये आपातकाल के दौरान हुआ। तो बार बार पूछता है कि कौन सा संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान हुआ, और ये भी पूछता है कि कौन सा संविधान संशोधन सबसे मतलब संविधान में इतना बहुत बड़ा बदलाव था। इसका जो 42वां संविधान संशोधन था ये बहुत बड़ा बदलाव लेके आया, इसलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, इसको याद रखना है आपको। और जो ये संविधान संशोधन हुआ था ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, भारती बनाम केरल राज्य, तो ये इनके तहत हुआ था यह संविधान संशोधन। और इसमें यह भी बताया गया कि 42वें संविधान संशोधन में कि देखो संविधान में तो परिवर्तन कर सकते हो, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता। आप बदला जा सकता। अगर आप ये सोच लो कि मैं पूरा संविधान ही बदल दूं तो ये नहीं होगा। हाँ, आप संविधान के कुछ पार्ट बदल सकते हैं, आप संविधान के कुछ चीज़ें बदल सकते हो, लेकिन आप पूरे संविधान को नहीं बदल सकते। तो शायद समझ पाए होंगे आप मेरी बात। तो ये था। ठीक है, फिर अब यहाँ देखते हैं संविधान की विशेषता क्या है। हमारे संविधान की जो विशेषता है वो क्या है। देखो आपको पता है अमेरिकी संविधान और जो लिखित संविधान है वो अमेरिकी, सबसे पहले लिखित संविधान जो था वो अमेरिका का संविधान था। ये 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान बन गया था, और यह दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान था। हालांकि इसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद हैं, कुछ पन्नों में लिखा गया है, और आसानी से आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, आधे घंटे में पढ़ सकते हो। और आपको पता है अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान है, अलिखित संविधान। लेकिन जो भारत का संविधान है वह लिखित संविधान है। आपको पता है भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान, और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, इसे सबसे लंबा संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, और मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना, मतलब देखो जब संविधान बना, जब हमारा संविधान बना तो इसमें एक प्रस्तावना था। तो आपको पता है प्रस्तावना ये पहले ही था, और 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। जब हमारा संविधान बना था 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन आज वर्तमान में क्या हो गया है? आज वर्तमान में लगभग 365 अनुच्छेद, 25 भाग, ठीक है, पहले 22 भाग था, अब 25 भाग हो गया है, और पहले 8 अनुसूचियाँ थी और अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 1951 से हुए विभिन्न संशोधन से करीब 20 अनुच्छेद, एक भाग 7 को हटा दिया गया। देखो आपको पता है जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में ही हुआ था। ठीक है, तो कह रहा है 1951 के बाद क्या हुआ? लगभग 20 अनुच्छेद
20 अनुच्छेद संविधान से हटा दिए गए, एक भाग हटा दिया गया, भाग 7। देखो भाग 7 संविधान से हटा दिया गया है, ठीक है, 1951 में ही हटाया गया था भाग 7, तो भाग 7 को संविधान से हटा दिया गया है और लगभग 90 अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है। तो क्या हटाए गए, लगभग 20 अनुच्छेद हटा दिए गए, एक भाग हटा दिया गया, ठीक है, और जोड़ा क्या गया, लगभग 90 अनुच्छेद जोड़ा गया, 4 भाग जोड़े गए, और वो 4 भाग कौन है, 4A जोड़ा, 4A का कुछ भी बोल सकते हो आप, और 9 का जोड़ा गया, 9 खा जोड़ा गया, और 14 का, ये 4 भाग जोड़े गए, और 4 अनुसूचियाँ 9, 10, 11, 12 ये जोड़ा गया। तो अगर आपसे ये पूछे कि संविधान जब बना था, हमारा जब संविधान जब बना था, तो उसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद कितने नए भाग को जोड़े गए, 4 नए भाग जोड़े गए, जिसमें आपको मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, अभी आप थोड़ा समझो क्या क्या है इसके अंदर जो जोड़े गए, उसके अंदर क्या क्या है, कब कब जोड़े गए, ये सारा आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई, 9, 10, 11, 12 और करीब 90 अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि संविधान में कौन सा भाग नहीं है, तो संविधान में भाग 7 नहीं है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं विभिन्न स्रोत से भीत, ठीक है। तो ये स्रोत है वो हम देखते हैं। अब देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की कि वह भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधान को छानने की बात किया है। आपको पता है हमारा जो संविधान बना है, भारत का संविधान, वो लगभग 60 देशों के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो वहाँ भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि ये जो संविधान है इसको हमने विभिन्न देशों के संविधान से छाना है, मतलब वहाँ से निकाला है, जो वहाँ से जो अच्छा लगा है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके भी क्या किया गया है, उसको रखा गया है हमारे संविधान में, ठीक है। और संविधान का अधिकांश ढांचा हिस्सा 1935 अधिनियम, तो आपको पता है 1935 अधिनियम जब आया था तो उसमें कुछ बातें थी, तो 1935 अधिनियम से ही लिया गया। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि संविधान सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रभावित है, तो 1935 अधिनियम से, ठीक है, सबसे ज़्यादा हिस्सा 1935 अधिनियम से लिया गया था। संविधान का दार्शनिक भाग, ठीक है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है कि संविधान का दार्शनिक भाग किसे कहा जाता है, तो संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार को कहा जाता है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान का दार्शनिक भाग कहा जाता है। तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, संविधान का दार्शनिक भाग किसे कहा जाता है, तो आपको पता है भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, तो इन्हें दार्शनिक भाग कहा जाता है, ठीक है। क्रमशः अमेरिका मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और आपको पता है नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिया गया है, तो यहाँ से लिए गए हैं। हालांकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मौलिक अधिकार, राज्य निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आपको सिर्फ समझना है, ये नहीं कि मैं आपको ऊपर ऊपर पढ़ा दे रहा हूँ। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं क्या है संविधान में, उसके बाद मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर आगे अब यहाँ कह रहा है संघीय सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब देखो यहाँ से हमको क्या मिलता है जानकारी, यहाँ से हमको ये मिलता है जो हमारा संविधान सबसे ज़्यादा 1935 अधिनियम से लिया गया है, और जो अगर किस देश से पूछेगा किस देश से सबसे ज़्यादा भाग लिया गया, तो अमेरिका, ठीक है, फिर ब्रिटेन से, इन सब जगहों से लिया गया है हमारे संविधान, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभाव देखो 1935 अधिनियम का रहा है तो हमारे संविधान पर। आगे चलते हैं। अब कह रहा है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्यता और अनम्यता क्या होता है, देखो कठोर या अनम्यता, अनम्य मतलब कठोर संविधान को अनम्य का संविधान कहा गया, उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करना विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। देखो कह रहा है कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें अगर मान लो कोई संविधान संशोधन करना हो तो उसमें बहुत बहुत कठोर प्रक्रिया हो, तो जब कठोर प्रक्रिया जिसमें रहेगा वो कठोर संविधान माना जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये अमेरिका का संविधान कठोर संविधान बताया गया है। वहीं अगर हम देखें लचीला या नम्य संविधान क्या होता है, वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो, ठीक है, मतलब संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे कि आम कानूनों के निर्माण, मतलब का संशोधन करना आसान हो, ठीक है, उन्हें जैसे ब्रिटेन का संविधान क्या है, तो लचीला है, क्या है, लचीला संविधान। अमेरिका का संविधान क्या है, कठोर संविधान। क्यों, क्योंकि अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक है, और वहीं अगर हम ब्रिटेन का संविधान देखें तो वहाँ संशोधन करना बहुत ही आसान है। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, ठीक है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संविधान संशोधन के प्रावधान है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत का जो संविधान है वो ना तो लचीला है ना तो बहुत कठोर है, बल्कि दोनों का समन्वय है।
ठीक है। तो अब 1968 आपको पता है, अनुच्छेद 368 ये बताता है कि संविधान में संशोधन होता कैसे है। तो यहाँ जो संशोधन होता है ये बताया गया है कि दो तरीके से होता है, ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत दो तरीके से संविधान संशोधन होता है। तो आओ हम समझते हैं कि वो दो तरीके कौन से हैं। तो पहला कह रहा है कि दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, मतलब 2/3 सदस्य हों, और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत 50% से अधिक हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 10% ही आए और उन्हीं में चुनाव हो गया, ऐसा नहीं। सदस्यों की जो संख्या हो, बहुमत हो, वो 50% से अधिक हो, और जितने भी लोग उसमें उस समय मौजूद हों, उसका 2/3 लोग, ठीक है। अगर मान लो 300 लोग हैं, तो 300 लोग संविधान सभा में उपस्थित हैं, तो 300 का 2/3 कितना होता है? 200। जब 200 लोग हाँ करेंगे तब संविधान संशोधन होगा, ठीक है। तो ये है क्या? 2/3 बहुमत हो और 50% से अधिक उनकी संख्या हो भाई। अब अगला क्या देखते हैं? बी क्या होता है? कुछ अन्य प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत, संसद 2/3 बहुमत को संसद का विशेष बहुमत कहते हैं। ये अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। 2/3 बहुमत को संसद का विशेष बहुमत कहते हैं। तथा राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन संबंधित है। मतलब ये सबसे डिफिकल्ट होता है, देखो ये सबसे ज़्यादा कठिन होता है। ये संविधान संशोधन करना आसान नहीं होता, ये जल्दी नहीं हो पाता, ठीक है। क्यों? ऊपर वाला तो आसान है, अगर आपका बहुमत है, आप किसी भी पार्टी का बहुमत है तो वो आसानी से हो जाता है। लेकिन ये वाला आसानी से नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इसमें 2/3 बहुमत हो तथा राज्य आधे से अधिक, अगर मान लो आज वर्तमान में 28 राज्य हैं हमारे देश में, तो 28 राज्य में से 14 राज्य भी उसके समर्थन में हो, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। खैर, जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो इसका डिटेल से वर्णन करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है अब एकात्मक की ओर सुझाव के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है। दो सरकार, आपको पता है भारतीय संविधान जब स्थापना हुई इसमें, तो इसमें क्या था? दो सरकारें थे। दो सरकारें मतलब केंद्र के अलग सरकार होते हैं और राज्य के अलग सरकार होते हैं। शक्तियों का विभाजन, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है। लिखित संविधान, आपको पता है हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता, और यहाँ भारत में सबसे सर्वोच्च जो है संविधान, आपको ये देखो, आपसे ये बहुत बार पूछा गया है कि संविधान में सबसे सर्वोच्च कौन है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का संविधान। तो जो भारत का संविधान है ये सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है, ठीक है। और संविधान की कठोरता, मतलब संविधान भाई कठोर भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र है, वह किसी के अंडर में कार्य नहीं करता, ठीक है। वह किसी भी राष्ट्रपति या चाहे प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री व किसी के अंडर में काम नहीं करता। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है। हमारा सर्वोच्च न्यायालय क्या है? स्वतंत्र है। द्विसदनीय व्यवस्था आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। तो ये सब व्यवस्था है भारत में, ठीक है। भारत के संविधान में ये सब है। फिर आगे हम पढ़ते हैं। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों का संघ के रूप में किया गया है। तो अब देखो, संघीय शब्द का उपयोग नहीं किया गया है कभी संविधान में, लेकिन ये कहा गया है कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो आपको पता है भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद 1 कहता है, ठीक है। और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये है। आगे फिर कह रहा है ये न्यायपालिका जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका का जो न्यायपालिका जो सर्वोच्च न्यायालय है, वह भी उसकी सर्वोच्चता जो है वहीं से लिया गया है। तो आप ये कह सकते हो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं एकीकृत स्वतंत्रता। एकीकृत स्वतंत्रता क्या होता है? आपको पता है भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। तो सबसे ज़्यादा शीर्ष पर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। फिर उसके बाद राज्य उच्च न्यायालय। आपको पता है एक क्रम आता है, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद फिर नीचे आता है हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय। फिर जिला न्यायालय, ऐसे ऐसे बने हुए हैं। लेकिन जो सबसे सर्वोच्च है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देती है। देखो सर्वोच्च न्यायालय क्या है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है,
जो आपके मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं जो आपके, अगर उनके हनन किए जा रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय आपको गारंटी देता है। इसीलिए संविधान का रक्षक भी किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसे संविधान का रक्षक कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। अब देखो आगे हम देखते हैं भारत की संचित नीति। अब जो जो हमारे न्यायाधीश हैं और ये न्यायाधीश हैं हमारे और ये सब हैं, इनको भारत की संचित नीति से सर्वोच्च न्यायालय के खर्चों का वहन होता है। तो इन्हें भारत की संचित नीति से वेतन दिया जाता है। आपको पता है, आगे आप पढ़ेंगे कि संचित नीति क्या होता है, उस पर किसका अधिकार होता है, तो सारा आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना याद रखो कि इन लोगों को भारत की संचित नीति से वेतन दिया जाता है, वेतन भत्ता जो भी है दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की। संविधान के भाग 3 में, आपको पता है संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये कौन से हैं? समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, ठीक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19 से 22 तक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो 23 से 24 तक है। और फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक है, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं। फिर संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 से 30 तक है, 29-30 दो पार्ट में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो ये सब है, ठीक है। खैर अभी आप इतना जानो, आगे हम पढ़ेंगे। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शरण जा सकता है, ठीक है। और जैसे आपके अगर मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। और सर्वोच्च न्यायालय हमें 5 प्रकार की रिट देती है, ठीक है। हालांकि हम रिट आगे हम पढ़ेंगे रिट को, वो 5 प्रकार के रिट कौन से हैं आगे हम पढ़ेंगे। इतना याद रखो, 5 प्रकार की रिट देती है। और मौलिक अधिकार अगर हमारे हनन हो रहे हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। हालांकि उच्च न्यायालय में भी आप जा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। आगे हम चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, उसके बाद हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, पूरा राज्य के नीति निर्देशक सभी पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप नहीं तो आप सोचो कि बस इतना हो गया, खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ, ठीक है, अभी चालू हुआ है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। तो अगर ये आपसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की अनूठी विशेषता किसे बताया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भीमराव अंबेडकर ने अनूठी विशेषता बताया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो ये बार बार पूछता है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका उद्देश्य है, तो ये आपको जानना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इसे कानून के रूप में नहीं लगाया सकता। अब देखो, जैसे अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो, ठीक है, आज़ाद हो आप भाई, आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। और लेकिन अगर आपके नीति निर्देशक तत्वों के हनन हो रहे हैं तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। ये न्याय योग्य नहीं है। ये क्या है? न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। तो ये आपको जानना है। खैर आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। देखो, मूल संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं था। जब हमारा संविधान बना, जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं था, ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं था। फिर क्या हुआ इसमें? इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया। अब देखो, यहाँ पे मौलिक अधिकार पहले नहीं था, लेकिन मौलिक अधिकार बाद में जोड़ा गया। कब? 26 साल के बाद, संविधान में 26 साल के बाद जोड़ा गया, ठीक है। अब 1975-76 के दौरान आपातकाल लगा हुआ था, आपको पता है, आपको पहले बताया। उस दरमियान इसको जोड़ा गया और इसमें संशोधन किया गया और इसको जोड़ा गया। आपको बता दूं, जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो इसमें सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन आज वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्यों? क्योंकि जब जोड़ा गया तो 10 थे। अब क्या है, 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, ठीक है। आपको पता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये जोड़ा गया। और इसमें अब मौलिक अधिकार पहले थे 10, अब है 11, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? संविधान के भाग 4A में, ठीक है, एक भाग जोड़ा गया, मतलब एक अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। तो भाग मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया, ये रूस के संविधान से लिया गया है। और इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें 4A और 51A जोड़ा गया। तो अभी आप इतना जानो। और फिर आगे क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब हम बात करते हैं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की।
आपको पता है भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। मतलब भारत का संविधान किसी के धर्म को किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता। ठीक है, सब अपने अपने धर्म अपने अपने धर्म को मान्यता देता है। मतलब सब अपने धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपको कोई भारत में धर्म के तौर पर मान्यता, किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दिया गया। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसके भारत के संविधान में देखो क्या है, कितना अच्छा है भारत का संविधान। अब आगे देखो क्या कहता है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो आपको पता है धर्मनिरपेक्ष मतलब बिना कोई धर्म के। आप चले जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओ तो वहाँ क्या है, वहाँ मुस्लिम धर्म है। ठीक है, हर जगह इस्लाम धर्म है। मतलब ये सब अलग अलग धर्म है, लेकिन भारत किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता। सब लोग स्वतंत्र हैं अपने अपने धर्म को मानने के लिए। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष जो जोड़ा गया, ये 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, और प्रस्तावना देखो, हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक है, प्रस्तावना में ही तो धर्मनिरपेक्ष है, इसीलिए। अब देखो अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति को समान रखा जाएगा। मतलब कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान रहेंगे, अनुच्छेद 14 कहता है। हालांकि देखो राष्ट्रपति जो हैं और हमारे जो राज्यपाल हैं ये अपवाद हैं, क्योंकि ये देखो ये देश के प्रथम नागरिक होते हैं और ये राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं। तो इनको सबके समान नहीं रखा जाता। लेकिन आप इनके अलावा जो हैं, ये इनके अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्ति क्या है, समान है। फिर अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, सब अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि सबको अवसर की क्षमता, मतलब सबको समान अवसर दिए जाएंगे। ये नहीं कि मान लो एक पुलिस का फॉर्म आया तो उसमें आप नहीं डाल सकते, उसमें ये नहीं डाल सकते, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सबको एक समान अवसर दिया जाएगा। अगर सरकार का कोई स्कीम आता है तो उसमें समान सबको दिया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 50 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 है, 50 नहीं, कि हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने के अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार। कोई भी धर्म अपना सकते हो और पूजा अर्चना कर सकते हो। फिर आगे क्या है, हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकारी होता है। अनुच्छेद 26 ये कहता है। फिर आगे 27, अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष में प्रचार करने के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कि मतलब तुम जबरदस्ती प्रचार करो और कर दो, ऐसा बाध्य नहीं किया। तुम्हारा मन हो तो तुम करो, ना मन हो तो ना करो। ठीक है, फिर आगे क्या है, किसी भी सरकारी संस्थान में, ठीक है, धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। ये अनुच्छेद 28 कहता है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है। अनुच्छेद 29 कहता है नागरिकों की किसी भी वर्ग की भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है, और अनुच्छेद 30 क्या कहता है। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने के लिए मतलब उसका जहाँ पसंद हो वहाँ वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम चलते हैं। अब सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार के बारे में हम जानेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें हर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है, ठीक है, 18 वर्ष है, वह किसी भी लिंग या किसी भी जाति का है, वो मतदान करने का अधिकार है। उसके पास मतदान करने का अधिकार है अगर वो 18 वर्ष का है। इसके पहले क्या था, इसके पहले 1989 से पहले जो 21 वर्ष की आयु का होता था वही मतदान कर सकता था। ठीक है, कब, 1989 से पहले। लेकिन 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। पहले क्या था, पहले 21 था, लेकिन अब घटा के 18 किया गया। ठीक है, कब, 1989 में। तो ये बार बार पूछता है कि 1989 से पहले कितने उम्र के लोग चुनाव दे सकते थे, तो 21 वर्ष के लोग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एकल नागरिकता, आपको पता है हमारा जो संविधान है इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। और एकल नागरिकता जो लिया गया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन। और अभी देखो, जब जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि धारा 300 अनुच्छेद 370 था। तो जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, और जो ये दोहरी नागरिकता थी ये अमेरिका के संविधान से ली गई थी। ठीक है, लेकिन अब तो इसे ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो हटा दिया गया है। अब पूरे भारत में समान है। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था, लेकिन अब समान है। तो हमारे यहाँ जो एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, और ये आपातकाल के बारे में हम जानेंगे। आपको पता है आपातकाल 3 प्रकार के हैं। आपातकाल, एक राष्ट्रीय आपातकाल है जो अनुच्छेद 352 बताता है, ये राष्ट्रीय आपातकाल।
युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह जब होता है तो ये लगता है। ठीक है। राज्य का आपातकाल, राज्य का आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन उसे बोलते हैं, अनुच्छेद 365 के तहत ये लगाया जाता है। फिर अगर हम बात करें वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल क्या होता है, अनुच्छेद 360 इनके तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा बताना भी तो है। अब देखो त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार क्या होता है। अब देखो बाद में जब संविधान हमारा मूल संविधान में नहीं था, ये सारी चीज़ें बाद में जोड़ी गई। बाद में वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन किए गए और इसमें 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। ये सारी चीज़ें ये किसी के संविधान में नहीं है, विश्व के किसी में नहीं। और आपको बता दूं ये गांधी जी का सपना था, जो जिसको बाद में पूरा किया नेहरू ने। ठीक है, जिसको बाद में नेहरू ने पूरा किया। खैर हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझो। ठीक है। अब संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया। ठीक है, 9 भाग जोड़ा गया और इसे अनुसूची 11 में रखा गया और इसे 1992 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। फिर क्या हुआ, इसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन हुआ और 1992 में एक नया भाग 9E जोड़ा गया और अनुसूची 12वीं में नगर पालिका मतलब शहरी स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया गया। तो ये है। अब फिर हम और देखते हैं क्या होता है। और संविधान को बहुत लोग उधार का थैला कहते हैं, उधार का संविधान कहते हैं। उधार का थैला क्यों कहते हैं? देखो संविधान को उधार का संविधान कहते हैं और उधार की एक बोरी कहते हैं। ठीक है। हाच पाँच कॉन्स्टिट्यूशन, हाच पाँच कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मतलब इसलिए क्योंकि हमारा संविधान 60 देशों के संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो इसे जो आलोचक लोग हैं उसे इसे बोलते हैं कि ये उधार का थैला है। जबकि बी आर अम्बेडकर ने कहा कि देखो हमने ऐसे जो भी चीज़ें हमको जहाँ से अच्छी लगी हमने उठाया, लेकिन ऐसा नहीं कि हूबहू में हमने वैसा ही रख दिया। हमने उसमें कुछ बदलाव किया, कुछ नया चीज़ डाला, तो उसके बाद उसको रखा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर आगे हम देखते हैं, इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है। तो भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग। सर आइवर जेनिंग ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा, क्योंकि वकीलों के लिए कुछ ज़्यादा प्रावधान है इस संविधान में, इसलिए इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका पार्ट 2, क्योंकि आज ये पूरा नहीं हो पाया है। तो जो इसका शेष पार्ट बचा हुआ है वो हम कल आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। थैंक यू।